नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 6वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामाजिक विज्ञान, जिसे आप लोग एसएसटी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का रहने वाला है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का जो मैं क्लास नंबर 5वां लिया था ना सामाजिक विज्ञान विषय का ना, उसमें टोटल 60 प्रश्न था। और 60 प्रश्न में से ना आप लोगों का 30 प्रश्न ही कंप्लीट कराया था। और बोला था ना कि 6वां क्लास जब लूँगा ना तो 30 प्रश्न को और आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। और आप लोगों को पता होगा ना कि आप लोगों का जो वर्ग 2 का जो पेपर है ना सामाजिक विज्ञान का, उसमें टोटल 60 प्रश्न पूछा जाता है। और 60 प्रश्न को एक साथ करना संभव नहीं है ना, क्योंकि हम लोग स्लॉट में पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए ना आप लोगों का 2021 का जो प्रश्न था उसको 30 प्रश्न को कंप्लीट कराया था और 30 को छोड़ दिया था। तो बचे हुए प्रश्न को ना आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना मेरे आंसर लेने से पहले ना खुद आंसर लेने की कोशिश करना है। इसी को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। आपके ना जो आंसर लेने का जो तरीका है ना वो बेहतर होगा। आपके जो प्रश्न का ना उत्तर सही लेने का जो तरीका है ना वो हमेशा बढ़ते जाएगा। और कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा ना तो ईजिली आप लोग बना सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस किए रहोगे इसके वजह से। और जो पॉइंट को मैं नोट करने के लिए बोलूँगा ना, उन सारे प्रश्नों को आप लोगों को ना नोट करते हुए भी चलना है, क्योंकि एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले ना आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी बनाना ज़रूरी, क्योंकि आप लोगों को रिवीजन भी करना है ना। तो इसीलिए जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताऊंगा ना, उन सारी चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 121 को आप ध्यान से पढ़िए। सामाजिक अध्ययन एक है। ऑप्शन ए एकीकृत और स्वतंत्र विषय, ऑप्शन बी बौद्धिक और प्रयोग विषय, ऑप्शन सी वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक परिणाम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 121 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बौद्धिक और प्रयोग विषय करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सामाजिक अध्ययन एक है। तो सामाजिक अध्ययन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं जी? सामाजिक अध्ययन में समाज के विषय में पढ़ते हैं, इतिहास के विषय में पढ़ते हैं, भूगोल के विषय में पढ़ते हैं। इन तमाम जो चीज़ है ना वो एक साथ आ जाते हैं, जिसके माध्यम से हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ता है। और साथ में ना कई ऐसे विषय आते हैं जो हम लोग प्रयोग करके सीखते हैं, है ना। तो सामाजिक अध्ययन जो है वो क्या है, तो बौद्धिक एवं प्रयोग का विषय है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 121 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए, प्रश्न क्रमांक 122 को ध्यान से पढ़िए। किसने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी स्पेंसर, ऑप्शन सी मार्क्स, या ऑप्शन डी हेगेल। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 122 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी स्पेंसर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किसने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है? तो ये जो सामाजिक परिवर्तन है ना जिसमें अनुकूलन की प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है वो स्पेंसर महोदय ने कहा था। ये आप लोगों को याद रखना है, या चाहो तो नोट करके रख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से 122 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 123 को ध्यान से पढ़िए। अनुदेशात्मक उद्देश्य है। ऑप्शन ए विशिष्ट, ऑप्शन बी संक्षिप्त और व्यवहारिक, ऑप्शन सी स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य, या ऑप्शन डी ये सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 123 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी ये सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अनुदेशात्मक उद्देश्य है। तो अनुदेशात्मक जो उद्देश्य है वो विशिष्ट होता है, संक्षिप्त और व्यवहारिक भी होता है, और स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य भी होता है। और अगर मैं आप लोगों को ये जो अनुदेशात्मक है वो क्या है अगर आप लोगों को समझाऊँ ना, तो अनुदेशात्मक का अर्थ जो होता है ना वो सीखने और सिखाने के संबंध में ना, या निर्देश देने वाला जो होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनुदेशात्मक कहते हैं। मतलब किसी प्रकार की अगर निर्देश दिया जाए ना तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग अनुदेशात्मक कहते हैं, जिसके माध्यम से सीखते और सिखाते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 123 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से।
चलिए प्रश्न क्रमांक 124 को ध्यान से पढ़िए। सामाजिक विज्ञान में चिंतनशील शिक्षण को नियमित शिक्षण से अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए यह बदलती परिस्थितियों के लिए अनुत्तरदायी है, ऑप्शन बी इसका मतलब लचीलापन, विश्लेषण और सामाजिक जागरूकता है, ऑप्शन सी यह लोकप्रिय एवं नया विचार है, या ऑप्शन डी यह परंपरा द्वारा निर्देशित है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 124 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब लचीलापन, विश्लेषण और सामाजिक जागरूकता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सामाजिक विज्ञान में चिंतनशील शिक्षण का नियमित शिक्षण में अधिक पसंद किया जाता है। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो चिंतनशील शिक्षण होता है ना, मतलब अगर आप लोगों को कोई टॉपिक मैं दे दूँ, उस पर आप क्या करोगे, सोचोगे, विचारोगे, उसके बाद फिर अपना जो निर्णय है वो लोगे, मतलब जो समझने की कोशिश करोगे। तो ऐसा जो शिक्षण पद्धति है इसको अधिक पसंद किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें लचीलापन होता है, विश्लेषण होता है और सामाजिक जागरूकता भी होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 124 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों को ना हमेशा ऐसे टॉपिक को ना समझते हुए ही चलना है। मैं हमेशा आप लोगों को प्रत्येक वीडियोस में बार बार समझाता हूँ, ठीक है। रटने का कोई मतलब नहीं है, जितना ज़्यादा समझोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 125 को आप ध्यान से पढ़िए। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षा के उद्देश्यों का, ऑप्शन बी शिक्षण विधियों का, ऑप्शन सी शिक्षण तकनीकी का, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 125 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। तो सामाजिक अध्ययन के जो एक अध्यापक है ना उसको विषय वस्तु के साथ साथ क्या ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा उद्देश्यों का होना चाहिए, शिक्षण विधियों का भी होना चाहिए, और शिक्षण में जो तकनीकी अलग अलग तकनीकी के माध्यम से पढ़ाना ना तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 125 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। अब आप लोगों का ना जो कूट प्रश्न है ना वो शुरू होता है, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा खुद से आंसर देने के लिए। जब तक आप लोग खुद से आंसर नहीं दोगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा यार आप लोगों को बनाना। और अभी वर्तमान का जो पैटर्न है वो कूट प्रश्न ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप प्रश्न क्रमांक 126 को ध्यान से पढ़िए। सूची 1 को सूची 2 के साथ नीचे दिए गए कूट की सहायता से मिलाए। मतलब सूची 1 और सूची 2 है ना, इसको आप लोगों को मिलाना है, जिसके अंतर्गत सूची 1 में सिंधु घाटी सभ्यता का ना जो स्थल है वो दिया है, और उसके अलावा ना शवाधान की पद्धति को दिया है ना। तो सबसे पहले हड़प्पा, दूसरा लोथल, तीसरा कालीबंगा, चौथा सुरकोटदा। उसके अलावा सूची 2 दिया उसको पढ़ो। ए ईंटों से बने हुए कक्ष, बी बॉक्सों का शवाधान, सी बर्तनों का शवाधान, और डी दोहरा शवाधान। तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए, फिर ना मैं आप लोगों को इसका विस्तार पूर्वक आंसर बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 126 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आप लोगों को ना सूची 1 और सूची 2 को ना आपस में सुमेलित करना था, मतलब मिलाना था। तो सबसे पहला देखो हड़प्पा, तो हड़प्पा जो है ना वो बॉक्सों का शवाधान हो जाएगा। क्या? तो हड़प्पा जो नामक स्थान है ना वहाँ बॉक्सों का शवाधान मिला था। उसके अलावा आप लोगों को ये जो शवाधान क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझाओ ना। तो शवाधान का जो अर्थ है ना वो मृत शरीर के अंतिम संस्कार की जो विधि होता है या मृत शरीर को दफनाने की जो प्रथा होता है ना उसे शवाधान कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। शवाधान समझ में आ गया ना। तो हड़प्पा में क्या मिला है, बॉक्सों का शवाधान मिला है, ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरा देखो लोथल, तो लोथल में क्या मिला है, तो लोथल जो है ना वो दोहरा शवाधान मिला है। क्या? तो लोथल में दोहरा शवाधान मिला है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा कालीबंगा, तो कालीबंगा जो है ना वो ईंटों से बने हुए कक्ष मिले हैं। क्या? तो कालीबंगा से ईंटों से बने हुए कक्ष मिले हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और सुरकोटदा में ना, सुरकोटदा में क्या मिला है, तो सुरकोटदा में ना बर्तनों का शवाधान मिला है। क्या? तो बर्तनों का जो शवाधान है वो मिला है, मतलब बर्तनों का जो अवशेष है ना वो मिला है, ये आप लोगों को याद रखना है। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आप लोगों को ना इसका जो पूरा PDF रहेगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जाकर के सर्च मार सकते हो बाय MD धीवर करके। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी ना इसका
इसका जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना उसका लिंक डाल दूंगा, तो डायरेक्टली आप लोग ना ज्वाइन करके इसका जो PDF है उसको भी आप लोग डाउनलोड करके दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 127 को अब ध्यान से पढ़िए। सिंधु सभ्यता के ऐसे 2 स्थान जो चावल के काश्त के लिए जाने जाते हैं जो सबसे प्राचीन है। पहला को पढ़िए अमरी, दूसरा कोल्डी हवा, तीसरा मेहरगढ़, चौथा गुमला। उसके अलावा क्या बोला है पढ़ो। अपने उत्तर नीचे दिए गए कोड के आधार पर दीजिए। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4 या ऑप्शन डी 2 और 4। तो क्या इसका आंसर होगा? एटलीस्ट गेस तो कीजिए क्या इसका आंसर होगा, फिर मैं ना आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा इसके बारे में। तो प्रश्न क्रमांक 127 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 2 तथा 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सिंधु सभ्यता के ऐसे 2 स्थान जहां चावल के काश्त के लिए जाने जाते हैं जो सबसे प्राचीन हैं। चावल का काश्त कहने का मतलब अगर आप लोगों को समझाऊँ ना तो चावल का काश्त कहने का मतलब है कि चावल की खेती का साक्ष्य जहाँ पाया गया वो बोला गया है, ठीक है। तो चावल की जो खेती होता था ना इसका जो साक्ष्य जो सिंधु सभ्यता में पाया गया ना वो जो 2 स्थान है ना वो सबसे पहला कोल्डी हवा था और उसके अलावा दूसरा जो था वो मेहरगढ़ था। क्या? तो मेहरगढ़ और कोल्डी हवा से ना ये जो चावल बोए जाने के जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुआ है। और अगर आप लोगों को फेमस स्थान बताऊँ ना यहाँ का जहाँ चावल बोए जाने का साक्ष्य मिला है वो सबसे पहले लोथल था और दूसरा रंगपुर था। क्या? तो पहला लोथल और दूसरा रंगपुर और ये दोनों जो है ना वो इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। मतलब लोथल और रंगपुर के अंतर्गत ये मेहरगढ़ और कोल्डी हवा आता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो जो फेमस 2 प्लेस है उसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। जो चावल का काश्त मतलब चावल ना के साक्ष्य या चावल बोए जाने का जो साक्ष्य है वो मिला था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 127 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा ये जो प्रश्न है उसके अनुसार। चलिए प्रश्न क्रमांक 128 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक संस्कृति के संबंध में सत्य है? ऑप्शन ए वैदिक संस्कृति सीधी और सरल थी। ऑप्शन बी वैदिक संस्कृति ने महिला सशक्तिकरण को महत्व दिया। ऑप्शन सी वैदिक संस्कृति एकेश्वरवाद पर आधारित थी। ऑप्शन डी वैदिक संस्कृति ने यज्ञों को महत्व दिया। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 128 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वैदिक संस्कृति ने यज्ञों को महत्व दिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक संस्कृति के संबंध में सत्य है? तो वैदिक संस्कृति के जो संबंध में सत्य कथन है ना वो वैदिक संस्कृति में यज्ञों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि वैदिक काल में ना सबसे ज़्यादा यज्ञ हवन पूजा जो होता था ना वो सबसे ज़्यादा होता था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 128 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 129 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलाव नहीं है? ऑप्शन ए कलिंग जौगढ़, ऑप्शन बी उत्तरापद तक्षशिला, ऑप्शन सी दक्षिणापद वरागिड़ी या ऑप्शन डी अवंती रथ उज्जैन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 129 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए कलिंग जौगढ़ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलाप नहीं है? तो सही जो मिलान नहीं है ना वो कलिंग जौगढ़ करेक्ट हो जाएगा। ये सही मिलान नहीं है। ये जो कलिंग नामक जो राज्य है ना वो जौगढ़ से किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है। उसके अलावा उत्तरापद जो है वो तक्षशिला से संबंधित है। दक्षिणापद जो है ना वो सुवर्णगिरी से संबंधित है। उसके अलावा अवंती रथ जो है वो उज्जैन से संबंधित है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 129 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 130 को ध्यान से पढ़िए। उससे पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का अगर सवाल आ रहा हो या किसी प्रकार से अगर आप लोगों को सजेशन लेना हो और इसके लिए आप चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट करूँ ना तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके। वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। मेरे प्रोफाइल के कमेंट बॉक्स पर जाकर के कमेंट कीजिए कि सर आप अपना पर्सनल नंबर दीजिए बोल करके ना। तो सबसे पहले मैं अपने फ़ोनपे का नंबर दे दूँगा
दूंगा और उस फ़ोनपे के नंबर में आप लोगों को केवल 200 फ़ोनपे करना है और उसके बाद मेरा जो पर्सनल नंबर है उसे आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आप लोग ना कभी भी किसी प्रकार की अगर सजेशन लेना चाहो तो ले सकते हो। और ये रिक्वायरमेंट केवल मैं विशेष व्यक्तियों के लिए रखा हूँ, जिसको विशेष तौर पे ना किसी प्रकार की सजेशन की आवश्यकता हो या किसी प्रकार की अगर प्रश्न हो ना तो उसको पर्सनल तौर पर पूछना चाहो तो पूछ सकते हो आप लोग। और ये चाहो तो फ्री ऑफ कॉस्ट में दे सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, छोटे छोटे सवाल के लिए भी आप लोग बार बार फ़ोन करोगे ना, तो इसीलिए मैं विशेष व्यक्तियों के लिए ये रिक्वायरमेंट रखा हूँ आप लोगों के लिए। लेना ना लेना एक बार ज़रूर आप लोग सोचिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना पढ़ने की ओर फोकस करते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 130 को पहले आप ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से शिलालेख में अशोक ने स्वयं को अशोक राजा संबोधित किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक में मस्की का छोटा शिलालेख प्रथम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में गुर्जरा स्थित छोटा शिलालेख प्रथम, ऑप्शन सी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी स्थित छोटा शिलालेख द्वितीय, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में येरागुड़ी स्थित छोटा शिलालेख द्वितीय। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 130 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में गुर्जरा स्थित छोटा शिलालेख प्रथम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख अशोक ने स्वयं को अशोक राजा संबोधित किया? तो जो अशोक जो है ना उन्होंने स्वयं को अशोक राजा जो संबोधित किया ना वो मध्य प्रदेश में स्थित जो गुर्जरा का छोटा शिलालेख है ना वो करेक्ट हो जाएगा। और ये जो मध्य प्रदेश में गुर्जरा स्थित जो छोटा शिलालेख है उसके बारे में बताऊँ ना तो यह सम्राट अशोक से संबंधित है। और ये जो है ना एक लघु शिलालेख है। क्या? लघु शिलालेख है जो प्राकृतिक भाषा में, क्या तो प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मी भाषा में खुदा गया है। ये आप लोगों को याद रखना है। और इसका जो निर्माण है वो सम्राट अशोक ने करवाया था और सम्राट अशोक ने स्वयं को अशोक राजा कहा था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 130 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 131 को ध्यान से पढ़िए। यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के विषय में कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो इसका निर्णय कौन करेगा? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राज्यपाल, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 131 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में ना अगर आयु के संबंध में कोई प्रश्न वगैरह कुछ का निर्णय होता है ना तो उसके लिए कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है ना उसकी सलाह पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 131 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 132 को ध्यान से पढ़िए। नगर पंचायत में पदेन सदस्य कौन होता है? पहला को देखिए नामित सदस्य, दूसरा राज्य विधानमंडल का सदस्य जो नगर पंचायत का सदस्य है, तीसरा लोकसभा का सदस्य जो नगर पंचायत का सदस्य है, चौथा राज्य विधानमंडल और लोकसभा के सदस्य का प्रतिनिधि। ऑप्शन ए 1 और 4, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 4, या ऑप्शन डी 2 और 3। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 132 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले देखो नगर पंचायत में पदेन सदस्य कौन होता है? तो नगर पंचायत में जो पदेन सदस्य होता है ना वो सबसे पहला जो होगा वो दूसरा हो जाएगा राज्य विधानमंडल का सदस्य जो नगर पंचायत का सदस्य होता है। तो ये क्या होगा? नगर पंचायत के पदेन सदस्य हो सकता है। और उसके अलावा तीसरा हो जाएगा लोकसभा का सदस्य जो नगर पंचायत का सदस्य होता है। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें बोला है देखो ना जी नगर पंचायत में पदेन सदस्य कौन होता है, तो नगर पंचायत में जो दोनों सदस्य वही ना करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 132 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से कूट में आ गया, इसको भी पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 133 को ध्यान से पढ़िए। निम्न का युग्म बनाइए, मतलब सूची 1 और सूची 2 दी है ना, आपस में सुमेलित करना है, मतलब दोनों को मिलाना है। ए को पढ़ो, शीतकालीन अपनता, बी शरदकालीन विषुवत, सी ग्रीष्मकालीन अपनता या डी बसंतकालीन विषुवत। उसके अलावा पहला 21 मार्च, दूसरा 21 जून, तीसरा 23 सितंबर या चौथा 22 दिसंबर। आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 133 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला ए को देखो, शीतकालीन अपनता, तो शीतकालीन जो अपनता है ना वो 22 दिसंबर को आता है। दूसरा को देखो शरदकालीन विषुवत, तो शरदकालीन जो विषुवत है ना वो 23 सितंबर को आता है। उसी प्रकार से देखो ग्रीष्मकालीन अपनता, तो ग्रीष्मकालीन जो अपनता है वो 21 जून को आता है। और उसी प्रकार से बसंतकालीन विषुवत, तो बसंतकालीन जो विषुवत आता है ना वो 21 मार्च को आता है। तो ये चारों को आप लोगों को नोट करके रखना है अपने नोटबुक में, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 133 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 134 को ध्यान से पढ़िए। व्यापारिक हवाएं निम्न में से किस अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए 15 डिग्री उत्तर से 15 डिग्री दक्षिण, ऑप्शन बी 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण, ऑप्शन सी 30 डिग्री उत्तर एवं 35 डिग्री दक्षिण या ऑप्शन डी 15 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 134 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 15 डिग्री उत्तर एवं 15 डिग्री दक्षिण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्यापारिक हवाएं निम्न में से किस अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होता है? तो ये जो व्यापारिक हवा है ना वो 15 डिग्री अक्षांश उत्तर से ना 15 डिग्री दक्षिण जो भूमध्य रेखा है ना उस ओर प्रवाहित होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से 134 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 135 को ध्यान से पढ़िए। नदी द्वारा अपरदन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन ए प्लेनी प्लेन, ऑप्शन बी पेड़ी प्लेन, ऑप्शन सी कास्ट मैदान या ऑप्शन डी लोएस। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 135 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए प्लेनी प्लेन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नदी द्वारा अपरदन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को कहते हैं। तो नदी द्वारा ना अपर्दित मतलब अपने साथ जो बहा करके मिट्टी वगैरह सारा चीज़ ले आते हैं ना और ला करके एक जो बड़ा मैदान के रूप में छोड़ देते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्लेनी प्लेन के नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। जिसे हम लोग दोआब के नाम से भी जानते हैं ना, कि दो नदियों के बीच का जो जगह होता है जिसे मिट्टी ना मतलब जो नदी वो बहा करके ला करके छोड़ देते हैं एक बड़ा सा मैदान के रूप में जम जाता है ना, जो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है ना, जिसे हम लोग दोआब के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लेनी करेक्ट हो जाएगा, प्लेनी प्लेन, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 136 को अब ध्यान से पढ़िए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए नीचे दिए गए कूट की सहायता से। सूची 1 और सूची 2 दिया है ना उसे आप लोगों को मिलाना है, जिसमें सूची 1 में देखो मराठा के साथ की गई संधियाँ और उसका वर्ष दिया है। पहला सालबाई संधि, दूसरा बेसिन की संधि, तीसरा सुरजी अंजनगांव की संधि, चौथा राजपुर घाट की संधि। ए 1782, बी 1802, सी 1803 और डी 1805। कूट को बताना है आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 136 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाओ बोला है और सूची 1 में मराठा के साथ की गई संधि दिया है और दूसरा में देखो वर्ष दिया है। तो देखो सबसे पहला देखो सालबाई की संधि, तो सालबाई की जो संधि है ना वो 1782 में हुआ था। कब? तो सालबाई की जो संधि है वो 1782 में हुआ था। किसके किसके बीच? तो मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना है 1782 में।
दूसरा को देखो बेसिन की संधि, तो बेसिन की जो संधि है ना वो 1802 को हुआ था। कब? तो बेसिन की संधि 1802 को हुआ था, आप लोगों को याद रखना है। और ये जो बेसिन की संधि है ना वो बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज के बीच हुआ था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा तीसरा को देखो सुरजी अंजनगांव की संधि, तो सुरजी जो अंजनगांव की संधि है ना वो 1803 में हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो सुरजी अंजनगांव की संधि है ना वो मराठा और अंग्रेजों के बीच हुआ था, और मराठा में ना दौलत राव के बीच हुआ था, दौलत राव और अंग्रेजों के बीच हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये जो 1803 है ना इसी वक्त ना अग्ल मराठा का द्वितीय युद्ध आरंभ हुआ था, मतलब अंग्रेज और मराठा के बीच ना जो दूसरा युद्ध है ना वो 1803 से लेकर के 1805 तक की चला था, है ना, करीबन 2 साल के आसपास। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा चौथा को देखो राजपुर घाट की संधि और 1805, तो ये जो राजपुर घाट की संधि है ना वो 1805 में हुआ था, ये आप लोगों को इसमें याद रखना है, ठीक है। और ये जो राजपुर घाट की जो संधि है ना वो मराठा के अंतर्गत ना यशवंत राव होलकर के बीच और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, तो ये आप लोगों को याद रखना है। 1805 में ना राजपुर घाट की संधि हुआ था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 136 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को ये सारा चीज़ के बारे में याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 137 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के लिए सहायक संधि की नीति अपनाई? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो प्रथम, ऑप्शन सी लॉर्ड लैंसडाउन या ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 137 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेजली करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के लिए सहायक संधि की नीति अपनाई? तो सहायक संधि के जो नीति अपनाया था ना जो भारतीय जनरल गवर्नर था ना वो लॉर्ड वेलेजली था, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो सहायक संधि है ना वो 1798, कब? तो 1798 से लेकर के ना 1805 तक की ये जो सहायक संधि है वो चला था, और इसे लागू करने वाला जो व्यक्ति था वो लॉर्ड वेलेजली था, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 137 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप लोगों को सहायक संधि क्या था इसके बारे में बताऊँ ना तो लॉर्ड वेलेजली ने ना भारतीय राज्यों को ना ब्रिटिश प्रभाव में लाने के लिए ना और ब्रिटिश शक्तियों को मजबूत करने के लिए ना इस नीति का इस्तेमाल किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। क्योंकि ब्रिटिश नीति को सबसे ज़्यादा लागू करना था ना और ब्रिटिश का जो प्रभाव उसको बढ़ाने के लिए ये जो नीति था उसका प्रयोग किया था, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 138 को आप ध्यान से पढ़िए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर। सूची 1 में देखो 1857 के नेता दिया है और सूची 2 में स्थान दिया है। बहुत ही थोड़ा सा सरल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग क्या कीजिएगा समझिएगा। सबसे पहला बख्त खां, दूसरा नाना साहब, तीसरा अहमदुल्ला शाह, तीसरा कुंवर सिंह, और उसके अलावा स्थान जो दिया है ए कानपुर, बी लखनऊ, सी आरा और डी दिल्ली। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो पहले आप बताइए क्या इसका आंसर होगा, फिर मैं ना आप लोगों को इसका विस्तार पूर्वक आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 138 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले देखो सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाओ। सूची 1 में ना 1857 में जो क्रांति हुआ था उसका नेता को दिया था और सूची 2 में उसका स्थान दिया था। तो सबसे पहले देखो बख्त खां, तो बख्त खां जो है ना वो दिल्ली से नेतृत्व किया था, ये आप लोगों को याद रखना है बख्त खां के बारे में। दूसरा नाना साहब, तो नाना साहब जो है ना वो कानपुर से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। तीसरा देखो अहमदुल्ला शाह, तो अहमदुल्ला शाह जो है ना वो लखनऊ से नेतृत्व किया था। और उसके अलावा चौथा जो है वो कुंवर सिंह जो है ना वो आरा से इसका नेतृत्व किया था, है ना। और अगर आप लोगों को 1857 की क्रांति के बारे में बताऊँ ना तो आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बताया था 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 का जो क्रांति हुआ था उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, आप लोगों को याद रखने के लिए भी बोला था, है ना। तो 18
1857 के अगर तत्कालिक कारण के बारे में बात करूँ ना, तो तत्कालिक जो कारण था वो चर्बी वाला कारतूस था। आप लोगों को बताया था, इसे सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो था ना, वो भारतीय जितने भी ना जो भारत के लोग थे, पहले अंग्रेज़ का गुलाम था, और अंग्रेज़ के गुलाम था ना, तो क्या है, भारत के जो निवासी है ना, वो अपना दिन गुजारा करने के लिए, रोजी रोटी के लिए अंग्रेज़ों की सेना में शामिल हो गया था। और अंग्रेज़ों की सेना में शामिल हुआ था ना, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, पुराना जो अपना जो बंदूक है ना, उसके स्थान पर नया एनफील्ड राइफल जो सैनिक है उसे दिया था, जिसमें सैनिक के अंतर्गत सिख था, हिंदू था, मुस्लिम था, तमाम अलग अलग धर्म के लोग थे। और वो जो बंदूक जो एनफील्ड राइफल था ना, उसका जो कारतूस है ना, वो गाय और सूअर के चर्बी से बना था। और जो गाय और सूअर था ना, वो कई जो अलग अलग धर्म के लोग हैं ना, जैसे हिंदू धर्म में जो गाय है वो इष्ट माना जाता है, जिसे भगवान का रूप माना जाता है। उसी प्रकार से जो सूअर है वो अन्य जो लोग हैं उसके लिए इष्ट था। जब ये जो सैनिक को पता चला ना कि ये जो कारतूस है ना, वो गाय और सूअर की चर्बी से बना है, जिसको खोलने के लिए मुंह से खोलना पड़ता था जी। ये जब सुना ना, तो वो जो सैनिक थे ना, उन्होंने जो अंग्रेज है ना, अंग्रेज सेना है ना, उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो ये जो विद्रोह था ना, उसे सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। और ये जो है सबसे पहला मेरठ से शुरू हुआ 1857 में, और संपूर्ण भारत में ये जो क्रांति है ना, वो फैल गया। तो अलग अलग स्थान से अलग अलग जो नेता थे ना, उन्होंने ना कमान संभाला था, उन्होंने नेतृत्व किया था वहाँ के विद्रोह का, क्रांति का, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 138 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। इतना सारा चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को फैक्चुअल याद रहे, रटना आप लोगों को नहीं है। जो चीज़ मैं बताता हूँ समझने की कोशिश किया कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 139 को ध्यान से पढ़िए। 1857 के विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में ब्रिटिश क्राउन की सत्ता स्थापित की गई तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया। ऑप्शन बी, 1857 के विद्रोह के पश्चात महारानी की घोषणा पत्र जारी किया गया। ऑप्शन सी, 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय राज्य की सेनाएं समाप्त कर दी गई। ऑप्शन डी, 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय सेना में सिख, पढ़न और गोरखाओं की भर्ती नहीं की गई। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 139 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय सेना में सिख, पढ़न और गोरखाओं की भर्ती नहीं की गई, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बोला है, मतलब जो गलत है वो पूछा है। और अगर प्रश्न नेगेटिव पूछा है तो आंसर क्या लोगे आप, नेगेटिव ही ना लोगे जी आप, हैं। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ ना। और 1857 में जो नहीं हुआ था, जो गलत कथन है ना, वो 1857 के विद्रोह के पश्चात ना भारतीय सेना में सिख, पढ़न और गोरखाओं की भर्ती नहीं की गई, ये गलत था, नियुक्ति की गई थी जी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 139 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। जितना ज़्यादा कूट आ रहा है उतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और आप लोग अगर कि बीच में छोड़कर भागोगे ना टफ है बोल करके, तो एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व कर पाओगे जी। जब आप लोग यहाँ मुश्किल से 20 से 30 मिनट आप लोग नहीं रुक पा रहे हो, तो एग्ज़ाम में तो आप लोगों को 2-2 घंटे बैठना है और ऐसे कूट प्रश्नों को भी सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे अगर आप लोगों को बोरिंग लगेगा ऐसा सब्जेक्ट तो। चलिए प्रश्न क्रमांक 140 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मतलब इस लाइन में दिया है और इस लाइन में जो दिया है दोनों को ना सुमेलित करना है, मिलाना है। एक को देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा और चौथा उत्प्रेक्षण। पहला हम आदेश देते हैं, दूसरा पूर्णतः सूचित कीजिए, तीसरा हमें शरीर चाहिए, चौथा किस अधिकार से। तो क्या इसका आंसर होगा आपको बताना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो बताइए क्या आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 140 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मतलब ये जो लाइन दिया है और ये जो लाइन दिया है ना, दोनों को आपस में सुमेलित करना है, ठीक है। तो सबसे पहला को देखो ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो आएगा ना, वो हमें शरीर चाहिए, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो मतलब होता है वो हमें शरीर चाहिए ही करेक्ट होगा। आप लोगों को नोट करना, इसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो होगा परमादेश,
परमादेश, तो परमादेश जो आएगा ना वो हम आदेश देते हैं, करेक्ट हो जाएगा परमादेश के बारे में। तीसरा जो होगा अधिकार परीक्षा, तो अधिकार परीक्षा जो आएगा वो किस अधिकार से, करेक्ट हो जाएगा। चौथा उत्प्रेक्षण, तो उत्प्रेक्षण जो होगा वो पूर्णता सूचित कीजिए, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 140 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 141 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सीमावर्ती जिला नहीं है? ऑप्शन ए कोरिया, ऑप्शन बी सूरजपुर, ऑप्शन सी बलरामपुर या ऑप्शन डी सरगुजा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 141 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सरगुजा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सीमावर्ती जिला नहीं है? सीमावर्ती जिला का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ का अगर आप लोग मैप को देखोगे ना तो इस प्रकार से दरियाई घोड़ा के समान आप लोगों को नजर आएगा जो छत्तीसगढ़ है वो, है ना। तो छत्तीसगढ़ में सरगुजा कहाँ पर है? तो सरगुजा जो है वो इस प्रकार से बीच में है, आप लोगों को पता होगा, है ना। और ये जो सीमावर्ती राज्य है ना मतलब जिला है ना, उसका कहने का मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ सीमा से ना टच नहीं है, ये जो जिला है वो पूछा है। तो जो सरगुजा का जो जिला है वो बीच में है ना जी, इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा। तो सीमावर्ती जिला नहीं है मतलब छत्तीसगढ़ के सीमा में टच नहीं है बोला है ना, तो वो सरगुजा केवल जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 141 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 142 को ध्यान से पढ़िए। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता का प्रतिशत खालिस्तान है। ऑप्शन ए 60.14, ऑप्शन बी 60.24, ऑप्शन सी 60.34 या ऑप्शन डी 60.44। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 142 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 60.24 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता का प्रतिशत है। तो जनगणना 2011 में जो हुआ था ना उसमें छत्तीसगढ़ में महिला का जो साक्षरता है ना वो 60.44% था, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 142 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 143 को ध्यान से पढ़िए। सिरगिट्टी औद्योगिक केंद्र के विकास का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व कोयला क्षेत्र की स्थापना, ऑप्शन बी बाल्को की स्थापना, ऑप्शन सी सीमेंट उद्योग की विकास या ऑप्शन डी रसायन उद्योग का विकास। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 143 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण पूर्व कोयला क्षेत्र की स्थापना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सिरगिट्टी औद्योगिक केंद्र का विकास का मुख्य कारण है। और सिरगिट्टी कहाँ है? तो सिरगिट्टी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है, आप लोगों को पता होगा। और सिरगिट्टी जो है वो औद्योगिक केंद्र होने का कारण क्या है? दक्षिण पूर्व कोयला क्षेत्र की स्थापना। दक्षिण पूर्व कहने का मतलब अगर आप लोग छत्तीसगढ़ का मैप को इस प्रकार से देखोगे ना तो दक्षिण पूर्व बोला है तो ये उत्तर हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, इस तरफ पूर्व हो जाएगा और इस तरफ पश्चिम हो जाएगा। दक्षिण पूर्व बोला है ना तो दक्षिण पूर्व किस साइड होगा? तो दक्षिण ये हो जाएगा और पूर्व इस साइड हो जाएगा। तो इस साइड में जो ना औद्योगिक कोयला क्षेत्र है ना मतलब कोयला की स्थापना है ना बहुत ज़्यादा ना, तो उसके कारण ना ये जो सिरगिट्टी में औद्योगिक केंद्र है उसका विकास हुआ है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 144 को ध्यान से पढ़िए। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का सर्वप्रथम निक्षेप है। ऑप्शन ए पटियागढ़ पहाड़, ऑप्शन बी गौरदुआरी पहाड़, ऑप्शन सी फुटका पहाड़ या ऑप्शन डी काकसेना पहाड़। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 144 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी फुटका पहाड़ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का सर्वाधिक निक्षेप है। तो छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक बॉक्साइट जो मिलता है ना वो फुटका पहाड़ से मिलता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 144 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 145 को ध्यान से पढ़िए। भैंसा दरहा अभ्यारण्य का संबंध नहीं है। ऑप्शन ए यह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ऑप्शन बी यह मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य है, ऑप्शन सी यह कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है या ऑप्शन डी यह कोटा हैदराबाद मार्ग पर स्थित है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 145 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भैंसा दरहा अभ्यारण्य संबंधित नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार से इसमें संबंधित नहीं है भैंसा दरहा अभ्यारण्य का। तो भैंसा दरहा अभ्यारण्य का जो संबंध नहीं वो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान से संबंध नहीं है किसी भी प्रकार से, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा जो ये जो भैंसा दरहा जो अभ्यारण्य है ना वो मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य है। भैंसा दरहा में भैंसा नहीं पाया जाता जी, भैंसा मत सोचिएगा। भैंसा दरहा में ना मगरमच्छ पाया जाता है, मगरमच्छ पार्क बना हुआ है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। उसके अलावा यह कोटा हैदराबाद मार्ग में स्थित है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 145 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 146 को ध्यान से पढ़िए। पॉलीगैस परिवार प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए पुरुष और महिला साथ रहते हैं, ऑप्शन बी महिला कई महिलाओं के साथ रहती है, ऑप्शन सी बहुत से पुरुष बहुत से महिला के साथ रहते हैं, या ऑप्शन डी एक पुरुष कई महिलाओं के साथ रहता है। तो प्रश्न क्रमांक 146 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक पुरुष कई महिलाओं के साथ रहता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पॉलीगैस परिवार प्रतिनिधित्व करता है। तो पॉलीगैस का जो परिवार प्रतिनिधित्व करता है ना वो एक पुरुष कई महिलाओं के साथ रहता है, करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, एक बार सर्च करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 147 को ध्यान से पढ़िए। जाति के 3 पहलुओं धर्मनिरपेक्ष वैचारिक एकीकृत को किसने वर्गीकृत किया? ऑप्शन ए M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन बी L. ड्यूमार्ट, ऑप्शन सी रजनी कोठारी, या ऑप्शन डी G.S. धुरी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 147 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी रजनी कोठारी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जाति के 3 पहलू धर्मनिरपेक्ष वैचारिक एकीकृत को किसने वर्गीकृत किया? तो ये जो जाति के 3 पहलू है ना उसने रजनी कोठारी ने ना वर्गीकृत किया है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 148 को ध्यान से पढ़िए। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए मैकाइवर तथा पेज 1927, ऑप्शन बी वेस्टरमार्क 1921, ऑप्शन सी दुर्खिम 1914, या ऑप्शन डी किंगसेल डेविड 1919। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 148 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी वेस्टरमार्क 1921 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज ना जो नामक पुस्तक है वे वेस्टरमार्क नामक जो व्यक्ति है ना उन्होंने 1921 में लिखा है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 148 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 149 को ध्यान से पढ़िए। भारत में फुट लूज लेबर का प्रत्यय देने के लिए किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए दिबांकर गुप्ता, ऑप्शन बी पार्थ चटर्जी, ऑप्शन सी जॉन ब्रेमैन, या ऑप्शन डी एंटोन बार्टेन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 149 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जॉन ब्रेमैन करेक्ट हो जाएगा। भारत में फुट लूज लेबर का प्रत्यय देने के लिए किसे माना जाता है या जाना जाता है? तो जॉन ब्रेमैन को माना जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है इतनी सी बात में। चलिए प्रश्न क्रमांक 150 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए पुरातात्विक स्थल, ऑप्शन बी लोक साहित्य, ऑप्शन सी इमारतें, या ऑप्शन डी साहित्य। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 150 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी लोक साहित्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है? तो भारतीय इतिहास का जो स्रोत नहीं है वो लोक साहित्य करेक्ट हो जाएगा। लेकिन भारतीय इतिहास का जो स्रोत है मतलब इतिहास जानने का जो तरीका है, जो रास्ता है, जो स्रोत है ना वो पुरातात्विक स्थल हो जाता है। मतलब कोई पुराने खंडहर को देखकर, पुराने बिल्डिंग को देखकर हम जानते हैं ना कि ये इस राजा महाराजा का होगा। उसके अलावा इमारतों को देखकर भी जानते
जानते हैं कि किस राजा ने बनवाया था। साहित्य को देखकर जानते हैं कि किस काल में किस राजा ने ना क्या क्या बनवाया था, इससे भी पता चल जाता है साहित्य के माध्यम से, विभिन्न जो कवि है उसके माध्यम से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 150 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लोक साहित्य जो है वो इतिहास से किसी भी प्रकार से स्रोत नहीं माना जाता है।